हेलो टीम। मेरा नाम पूजा पाठक है और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन, जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट 2 स्टार्ट करने वाले हैं। पार्ट 1 तक हमने ऑलरेडी इंक्लूड कर दिया है अपने चैनल पर, और रही बात मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, वो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है इंक्लूडिंग स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, तो आज हम लोग पहले ये जान लेते हैं कि आज हम कौन कौन से टॉपिक्स को इंक्लूड करने वाले हैं, जिसमें कि है स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी, ओविडक्ट्स के बारे में, यूट्रस के बारे में और एक्सटर्नल जेनेटिलिया के बारे में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले तो आप ये स्ट्रक्चर देख लीजिए कि जो एक फीमेल बॉडी है उसमें रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है कौन से एरिया में प्रेजेंट होता है या कौन सी उसकी पोजीशन है। तो उसकी पोजीशन को आप देख सकते हैं, एक जो प्लेन जो 2 डायमेंशनल डायग्राम होता है उससे हट के आप इस डायग्राम को आप देख सकते हैं और थोड़ा ऑब्जर्व करने की कोशिश कीजिए कि ये जो सेटअप है जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम का इन फीमेल बॉडी, ये मैं बस इतना कहना चाहती हूँ इस वीडियो के थ्रू कि ये जो स्लाइड है इसके थ्रू, कि ये जो इसका सेटिंग है वो कहीं ना कहीं जब 4 पैरों पे जब जानवर हुआ करते थे, या जब ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन आप देख सकते हैं जो अदर मैमल्स हैं हमारे जो है अर्थ पे, जैसे कि डॉग है, कैट है और जो भी एलिफेंट है, इवन हॉर्स, जो भी, तो उनमें आप देख सकते हैं कि ये जो सेटिंग है कहीं ना कहीं वो ज़्यादा उन लोगों के लिए बेनिफिशियल है। क्योंकि इफ़ अगर जो 4 पैरों पे चलने वाले जानवर हैं और आप इमेजिन करें कि ह्यूमन बींग्स जो हैं वो 2 पैरों पे चल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो यूट्रस अगर बेबी बियर करे तो ये जो सर्विक्स है उसके ऊपर पूरा प्रेशर पड़ जाता है एक बेबी का। तो इन केस कि बहुत संभाल के रहना पड़ेगा अगर बाइपेडल लोकोमोशन और बहुत ज़्यादा आप एक्टिव एक्सरसाइजेस कर रहे हो, इन केस की कुछ अगर सेटिंग अगर बेबी है अगर कहीं इम्प्लांट हुआ है इन केस की बहुत लोअर रीजन में, ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि यूट्रस में बेबी हमेशा यहाँ प्रेजेंट हो या यहाँ प्रेजेंट हो, मे भी कभी कभी बेबी का इम्प्लांटेशन इधर भी हो सकता है नियर द सर्विक्स, तो इन दैट केस ये बहुत रिस्की हो जाता है। ठीक है, तो सर्विक्स का स्ट्रॉन्ग होना और कई जो स्ट्रॉन्ग मसल्स हैं जो यूट्रस में प्रेजेंट होती हैं उनका काफ़ी रोल होता है कि बेबी को होल्ड करके रखना 9 मंथ्स तक और उसकी ग्रोथ को हेल्प करना। तो ये एक जनरल इन्फॉर्मेशन थी। तो चलिए जानते हैं आगे की कुछ बात को, जैसे कि ये स्ट्रक्चर मैंने दिया हुआ है यहाँ पे, ये इंटरनेट से लिया हुआ डायग्राम है। तो इसमें आप देख सकते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जो कि है यहाँ पे ओवरीज, जो कि पेयर्ड स्ट्रक्चर है। अब बात करते हैं, ये है ओविडक्ट। ठीक है, ओविडक्ट के डिफरेंट पार्ट्स हैं वो भी हम लोग पढ़ेंगे। पहले ये ओविडक्ट है, वो भी पेयर्ड स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब आते हैं ये यूट्रस के बारे में। ठीक है, ये यूट्रस जो है वो पियर शेप्ड होता है, इन्वर्टेड पियर शेप्ड। ठीक है, उल्टे नाशपाती की तरह दिखता है। और ये जो है कैविटी, यही कैविटी जिसको हम लोग वोम कहते हैं, ठीक है, जिसमें कि बेबी का इम्प्लांटेशन और कह सकते हैं 9 मंथ्स बेबी रहता है। अब एक पार्ट जानते हैं जो कि काफ़ी मॉड्यूल्स वगैरह में दिए हुए हैं और बच्चे काफ़ी क्यूरियस रहते हैं इसको जानने के लिए कि ये इंटरनल ओएस क्या है। इंटरनल ओएस मतलब यूट्रस और सर्विक्स के बीच की जो ओरिफिस है या ओपनिंग है उसको इंटरनल ओएस कहेंगे, और जो सर्विक्स और वजाइना के बीच की जो ओपनिंग है या ओरिफिस है उसे कहेंगे एक्सटर्नल ओएस। सिंपल। ठीक है, अब हम लोग ये जान लेते हैं कि यूट्रस के पार्ट्स के बारे में, कि यहाँ का पार्ट जो है, अपर पार्ट जो है ये कहलाता है फंडस, ये पार्ट कहलाता है बॉडी, और ये जो नीचे जो है यहाँ का सर्विक्स, और बॉडी को हम लोग कॉर्पस भी कहते हैं। ठीक है, अब ये जो है पार्ट ये है वजाइना का और ये है पार्ट सर्विक्स का। ये सर्विक्स और वजाइना मिलके जो बनाते हैं वो है बर्थ कैनाल। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, जो हमने स्टेप्स आगे पढ़ने हैं, जैसे कि ओवरी। सबसे पहले हम लोग प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के बारे में पढ़ेंगे। तो ओवरी क्या है? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। बट क्यों? क्योंकि सबसे बड़ी बात कि ये गैमेट्स मतलब ओवा का प्रोडक्शन करता है। ठीक है, तो ओवा का प्रोडक्शन करने वाला ही प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होगा, और जो उससे जो जुड़े हुए डक्ट्स हैं, सारे डक्ट्स, चाहे वो फेलोपियन ट्यूब हो, चाहे वो यूट्रस हो, सर्विक्स हो, जो भी डक्ट्स जो भी इंक्लूडेड हैं उससे एसोसिएटेड हैं, वो सारे आ जाते हैं सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में। ठीक है, एक वर्ड हमेशा यूज़ किया जाता है ओवरीज और स्पेशली द गोनेट्स के लिए, इवन टेस्टिस के लिए भी, टेस्टिस और ओवरी इन केस ऑफ मेल्स टेस्टिस, इन केस ऑफ फीमेल्स ओवरीज, दैट इज हेट्रोक्राइन ग्लैंड। तो हेट्रोक्राइन ग्लैंड जो होता है वो प्रोड्यूस करता है ओवा, एज वेल एज इट प्रोड्यूसेस स्टेरॉयडल हार्मोन्स लाइक प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन। ठीक है, तो क्योंकि ये प्रोड्यूस करता है ओवा और स्टेरॉयडल हार्मोन्स, क्योंकि हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है तो ये एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह काम कर रहा है, और ओवा प्रोड्यूस करता है तो ये एक्सोक्राइन ग्लैंड की तरह काम कर रहा है। इसीलिए इसको हेट्रोक्राइन ग्लैंड या मिक्स्ड ग्लैंड कहा जाता है। इसकी जो लोकेशन है वो मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर ली है कि ये लोअर एब्डोमेन रीजन में प्रेजेंट होता है आइदर साइड में,
और इसकी जो लेंथ जो होती है ऑलमोस्ट 2 to 4 सेंटीमीटर होती है। अब इसके लेयर्स की बात करते हैं, इसमें कितने लेयर्स होते हैं। ठीक है, देखिए इसकी जो लेयर्स की बात करें, जैसे आप ये ओवरी देख रहे हैं, इसकी जो ऊपर आउटर लाइनिंग है, ऊपर की लाइनिंग जो है वो है जर्मिनल एपिथेलियम की बनी हुई, उसको बोलते हैं क्यूबॉइडल जर्मिनल एपिथेलियम। और जो उसके अंदर वाली जो लेयर है वो कहते हैं ट्यूनिका एल्बुजिनिया। ये 2 लेयर्स की बनी हुई होती है। ठीक है, तो 2 लेयर्स कौन कौन सी, क्यूबॉइडल जर्मिनल एपिथेलियम की आउटर वाली लेयर और अंदर वाली लेयर को बोलते हैं ट्यूनिका एल्बुजिनिया, जो कि बनी होती है वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से। ठीक है, तो ये ओवा प्रोड्यूस कर रहा है, ओवरी का काम ओवा प्रोड्यूस करना है। तो अभी मैं ये बताना चाहूँगी कि ओवरी के कितने पार्ट्स हैं। पहले तो लेयर्स की बात कर ली, अब आते हैं उसके पार्ट्स के बारे में। तो जो ओवरी का जो ये पार्ट है, ऊपर पार्ट जो साइड के पार्ट है ये वाला, इसको कहते हैं हमेशा कॉर्टेक्स, और जो मिडिल पार्ट है उसको कहते हैं मेड्यूला। ठीक है, ये मेड्यूला पार्ट हुआ और ऊपर का पार्ट हुआ कॉर्टेक्स। तो जो भी स्ट्रोमा, बीच में जो इनर पार्ट हो वो है स्ट्रोमा, जिसको मिडिल पार्ट भी कहते हैं और मेड्यूला कहते हैं। अब स्ट्रोमा में है क्या क्या, स्ट्रोमा में क्या कंटेंट होता है, उसमें फॉलिकुलर सेल्स होते हैं। फॉलिकुलर सेल्स मतलब जो ओवा है वो डेवलपिंग स्टेजेस में होता है, उसमें तैरता हुआ रहता है, तो उन्हीं को कहा जाता है फॉलिकुलर स्टेज। क्योंकि जो ओवा है वो अपने सराउंडिंग में, अपने चारों ओर, जैसे ये ओवा है, ओवोसाइट है जिसको कहा जाए, अगर बायोलॉजिकल टर्म दिया जाए तो ओवोसाइट है, उसके इर्द गिर्द काफ़ी सारे सेल्स घिरे होते हैं। तो अगर ये उन सेल्स के बीच में ओवा प्रेजेंट है या ओवोसाइट प्रेजेंट है तो उसको हम लोग प्राइमरी ओवोसाइट या सेकेंडरी ओवोसाइट ना कह के उसको फॉलिकल्स कहते हैं। ठीक है, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शियरी फॉलिकल। तो इसीलिए जो अगर कोई पूछे आपसे कौन से रीजन में ओवरी के जो है पाया जाएगा फॉलिकल्स, तो आप कह सकते हैं स्ट्रोमा में। ठीक है, इनर पार्ट में। तो अब आते हैं कि इसमें पाया क्या क्या जाता है, जो कि पाया जाता है कनेक्टिव टिश्यू, ब्लड वेसल्स और लिम्फेटिक वेसल्स पाए जाते हैं। ठीक है, और नर्व सप्लाईज भी पाई जाती हैं। तो स्ट्रोमा में इनर पार्ट में क्या क्या पाया जा सकता है, जो है फॉलिकुलर सेल्स पाए जाते हैं, कनेक्टिव टिश्यूज़ पाए जाते हैं, ब्लड वेसल्स पाए जाते हैं और लिम्फेटिक वेसल्स पाए जाते हैं। अब आते हैं कि ये जो ओवा का प्रोडक्शन हो रहा है, तो उसकी जो मदर सेल होती है, जो कि oogoonium कहा जाता है, जैसे कि स्पर्मेटोजेनेसिस में हमने पढ़ा था स्पर्मेटोगोनियम, वैसे oogoonium कहाँ से आता है, वो यॉर्क सैक से आता है। यॉर्क सैक कहाँ प्रेजेंट होता है, यॉर्क सैक पाया जाता है ड्यूरिंग डेवलपिंग स्टेज, जब डेवलप हो रही होती है एम्ब्रियो अंदर इन द मदर फीट, इन द मैटरनल यूट्रस। तब क्या कहते हैं कि जब डेवलप हो रहा है एम्ब्रियो, उस टाइम पे यॉर्क सैक का फॉर्मेशन होता है। तो वो यॉर्क सैक ही रिस्पॉन्सिबल होता है oogoonium की फॉर्मेशन में। पहले ये माना जाता था कि क्यूबॉइडल जर्मिनल एपिथेलियम जो है बनाता है ओवा को, बट अब ये कहा जाता है रिसर्च के बाद कि यॉर्क सैक जो है, जो कि रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ oogoonium। oogoonium क्या है, वो ओवा की मदर सेल है। मतलब ओवा मतलब जो oocyte जो बनेगा वो कौन बनाएगा, वो oogoonium से ही डिवाइड होके बनेगा। ठीक है, अब आते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट पे, जो नेक्स्ट स्लाइड पे कह सकते हैं कि जो अब ये ओवरी तो हमने देखा, उसका स्ट्रक्चर भी देखा। अब जो वो ओवरी को वहाँ उस पोजीशन में होल्ड कौन करके रखता है, होल्ड करके रखता है यहाँ पे एब्डोमिनल कैविटी में मेसोवेरियम ही जो है वो अटैच करती ओवरी को एब्डोमिनल कैविटी से। ठीक है, और क्या क्या हेल्प करता है, वहाँ पे काफ़ी सारे लिगामेंट्स होते हैं जिनको हम लोग बोलते हैं ब्रॉड लिगामेंट्स। इन लिगामेंट्स के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे कि कौन कौन से लिगामेंट्स हेल्प करते हैं। यहाँ जो स्ट्रक्चर में हमने दिया हुआ है वो है ओवेरियन लिगामेंट, जो कि होल्ड करके रखता है और अटैच करता है ओवरी को और यूट्रस को, और इस पूरी स्ट्रक्चर को जोड़ के रखता है। ठीक है, तो कौन सा लिगामेंट ओवरी को होल्ड करके रखता है इस यूट्रस के थ्रू, वो है ओवेरियन लिगामेंट। और अभी बात करेंगे हम लोग कौन कौन से लिगामेंट्स हेल्प करते हैं ओवरी और यूट्रस स्पेशली पूरे इस रिप्रोडक्टिव सिस्टम को होल्ड करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में। लेकिन अभी फ़िलहाल एक टर्मिनोलॉजी जो है आई है दिमाग में, वो उसके बारे में बात किया जाए तो ये कह सकते हैं कि ओफरेक्टोमी मतलब क्या होता है, रिमूवल ऑफ ओवरी को कहा जाता है ओफरेक्टोमी। ठीक है, और कौन कौन से हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है इसके बारे में भी देख लेते हैं। 4 हार्मोन्स प्रोड्यूस करती है ओवरी, कौन से, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, रिलैक्सिन और इनहिबिन। ठीक है,
जो कि प्रोजेस्ट्रॉन, P फॉर प्रोजेस्ट्रॉन, एंड P फॉर प्रेगनेंसी, मतलब प्रेगनेंसी हार्मोन जो होती है वो प्रोजेस्ट्रॉन होती है, ठीक है। एस्ट्रोजन जो है वो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स के डेवलपमेंट में हेल्प करती है, और रिलैक्सिन जो है ड्यूरिंग द पार्चुरेशन जब होती है तो प्यूबिक साइम्फेसिस इसकी ओपनिंग और रिलैक्स करने में हेल्प करता है ताकि चाइल्ड का बर्थ बहुत आसानी से हो सके। और रही बात इनहिबिन की, इनहिबिन जो है एक इनहिबिटिंग फैक्टर की तरह काम करता है जो कि रेगुलेट करता है हमारे एंडोक्राइन सिस्टम को, उसके बारे में भी हम लोग आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए अभी जानते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में। देखिए अभी एक स्ट्रक्चर है यहाँ पे, मैं ये बताना चाह रही हूँ कि देखिए ये ओवरी है, आप देख सकते हैं इसके लेयरिंग्स हैं, ठीक है, चारों तरफ। ये फॉलिकल्स, कुछ डेवलपिंग फॉलिकल्स आप देख सकते हैं, और ये है ओवेरियन लिगामेंट जो कि ज्वाइन करता है यूट्रस को ओवरी को इधर, ठीक है। और ये जो कंप्लीट रीजन है ये, और ये पूरा रीजन जो है ये कहलाता है पूरा ब्रॉड लिगामेंट, ठीक है, यहाँ का रीजन। अब यहाँ का रीजन, ये जो अपर पार्ट है इसको क्या बोलते हैं, और जो ओवरी को होल्ड करके रख रहा है इसको क्या बोलते हैं, मेसोवेरियम कहते हैं। और ये जो लिगामेंट है इधर जो 3 पार्ट्स में डिवाइड हुआ, इन तीनों को कौन कौन से लिगामेंट से नाम दिया गया है वो हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए अभी पढ़ते हैं हम लोग इसके बारे में। देखिए ब्रॉड लिगामेंट कौन से हैं। पहली चीज़ मेसोजेल्पिंग्स के बारे में पढ़ लेते हैं। मेसोजेल्पिंग्स क्या है, वो पार्ट होती है लाइनिंग की, पार्ट ऑफ द लाइनिंग ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी, स्पेशली द पोर्शन ऑफ ब्रॉड लिगामेंट दैट स्ट्रेचेज फ्रॉम द ओवरी टू द लेवल ऑफ द फेलोपियन ट्यूब, ठीक है, जो कि ओवरी को फेलोपियन ट्यूब तक स्ट्रेच करके रखे, वो वाला पार्ट, जो ऊपर वाला पार्ट मैंने दिखाया था उसको कहेंगे मेसोजेल्पिंग्स। ये वाला पार्ट जो ऊपर जो है, क्योंकि ये ओवरी को हेल्ड करके रखता है ऊपर की तरफ, फेलोपियन ट्यूब की तरफ खींच रहा है, इसीलिए उसको बोलेंगे मेसोजेल्पिंग्स, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं मेसोवेरियम में। द पार्ट ऑफ ब्रॉड लिगामेंट एसोसिएटेड विद द ओवरीज, जो ओवरीज के संग जो लिगामेंट हैं, जो ओवेरियन लिगामेंट जो मैं कह रही हूँ वो है मेसोवेरियम। अब आते हैं मेसोमेट्रियम के बारे में। अटैचेस यूट्रस टू द एब्डोमिनल कैविटी, सिंपल, जो कि अटैच करता है यूट्रस को, ये वाला जो पार्ट है, ये जो पार्ट है हमारा इधर वाला पार्ट, ये पूरा जो लिगामेंट है जो कि यूट्रस को एब्डोमेन से जोड़ के रखता है, वो वाला पार्ट जो है वो है हमारा मेसोमेट्रियम, ठीक है। तो हमने पढ़ लिया मेसोजेल्पिंग्स के बारे में, मेसोजेल्पिंग्स के बारे में, मेसोवेरियम के बारे में, और ये जो पार्ट है वो मेसोमेट्रियम के बारे में, ठीक है। अभी आते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे। तो चलिए पढ़ते हैं। अब हम लोग जानेंगे फेलोपियन ट्यूब के बारे में, जो कि दोनों पेयर्ड स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये एक पेयर्ड स्ट्रक्चर है जो कि दोनों साइड एक्सटेंड करता है। अभी ये पहले तो ये जान लीजिए कि इसमें कौन से टाइप, ये जो फेलोपियन ट्यूब है इसको ओविडक्ट भी कहते हैं, ठीक है, ओविडक्ट कहते हैं, ये हमने पहले भी किया है। ये पेयर्ड स्ट्रक्चर है। इसमें किस तरह के एपिथेलियम प्रेजेंट होती है, इसकी इंटरनल, जैसे कि दोनों तरफ से एपिथेलियम, इधर से है फेलोपियन ट्यूब, ये है यूट्रस, ठीक है। तो अभी हम लोग ये जानते हैं कि इसकी इंटरनल जो लाइनिंग है वो किसकी बनी होती है, वो बनी होती है कौन से एपिथेलियम की, वो बनी होती है सिलिएटेड कोलमनार एपिथेलियम की। अब सिलिया के वहाँ क्या ज़रूरत है या क्यों प्रेजेंट किया है, क्या नेचर ने हर चीज़ ऐसे ही सेट कर दी है हमारी बॉडी में, क्या उसका कोई पर्पज़ है या कोई फंक्शन है? येस डेफिनेटली है। क्या है, जो सीलिया यहाँ प्रेजेंट है, क्योंकि यहाँ पे ओवरी है तो वो ओवा रिलीज़ करेगी, वो ओवा को यहाँ क्रॉस करके इस रीजन में आना है जो कि कहा जाता है एम्प्यूला रीजन। तो ये जो सीलिया यहाँ प्रेजेंट है वो क्या करेंगे, वो सीलिया जो है पुश करेंगे एग को टू द वन डायरेक्शन टूवर्ड्स द एम्प्यूला। क्यों एम्प्यूला में भेजेंगे, क्योंकि एम्प्यूला में ही स्पर्म्स पहुँचेंगे और वहीं फर्टिलाइजेशन होगा। तो साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन क्या है, एम्प्यूला। तो सीलिया हेल्प करेगी ताकि स्पर्म जो है ओवा तक पहुंच सके, और इवन जो सीलिया हेल्प करेगी ताकि ओवा जो रिलीज़ हुआ है ओवरी के थ्रू वो एम्प्यूला रीजन तक पहुंच सके फेलोपियन ट्यूब के, ठीक है। अब एक चीज़ यहाँ साइंटिफिक चीज़ हम लोग जानते हैं कि आपने कई बार सुना है कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी के बारे में। व्हाट इज़ एक्टोपिक प्रेगनेंसी? ये एक ऐसी प्रेगनेंसी है और जो कि जब ओवा जो है इम्प्लांट होना चाहिए इन केस ऑफ, देखिए ये डायग्राम मैं बना रही हूँ, ठीक है। कई बार ओवा जो रिलीज़ हुआ फर्टिलाइजेशन के बाद वो आता है क्रॉस करके और उसको इम्प्लांट होना है यहाँ मे बी यहाँ या ये भी यहाँ, इस यूट्रस के किसी भी एक पार्ट में उसको इम्प्लांट होना है ताकि उसको स्पेस मिले डेवलपिंग एम्ब्रियो को या डेवलपिंग बेबी को, ताकि वो एक अपनी पोजीशन में रहे और स्पेस मिले उसको ताकि ग्रो कर सके। अब ये सोचिए कि क्या होगा अगर वो जो एम्ब्रियो डेवलप होने वाला है वो डेवलप हो जाए फेलोपियन ट्यूब में, यहीं रह जाए, स्टिक कर जाए,
ठीक है, यूट्रस में ना पहुंच के वो फेलोपियन ट्यूब में ही रह जाए, तो क्या वो बेबी वहाँ डेवलप होने के लिए उसको स्पेस मिलेगा? तो ये एक जो है इस टाइप की प्रेगनेंसी जो कि यूट्रस में इम्प्लांटेशन बेबी का ना हो के यूट्रस में हो जाए, उसको बोलते हैं ट्यूबल प्रेगनेंसी। और ये एक अच्छी कंडीशन नहीं मानी जाती, क्योंकि वो यूट्रस से कहीं भी आउटसाइड अगर बेबी इम्प्लांट हुआ, कहीं भी बेबी अपने आप को अटैच करके ग्रो करने लगा, तो वो खतरनाक कंडीशन हो सकती है मदर के लिए, और वो एबॉर्शन में ही लीड करती है। कई बार मदर के लिए भी बहुत ही खतरनाक सिचुएशन पैदा हो जाती है। तो क्योंकि ये ट्यूबल प्रेगनेंसी के बारे में बताना चाहती थी, इसलिए मैंने इस टर्म को यहाँ पे रखा ताकि आप जान सकें कि ट्यूबल प्रेगनेंसी क्या है। मीन्स इम्प्लांटेशन ऑफ द जाइगोट, या कह सकते हैं ब्लास्टोसिस्ट इन द अपार्ट फ्रॉम यूट्रस, ठीक है, इन द फेलोपियन ट्यूब। तो ट्यूबल प्रेगनेंसी मतलब जो कि जाइगोट है या फिर जो कि डेवलपिंग एम्ब्रियो है, वो अगर इम्प्लांट हो जाए फेलोपियन ट्यूब में, उसको कहेंगे ट्यूबल प्रेगनेंसी। तो फेलोपियन ट्यूब की लेंथ कितनी होती है, वो कितनी लंबी होती है? 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। आई होप आपने काफ़ी कुछ जाना इसके बारे में। अब आते हैं फिम्ब्रिये के बारे में। फिम्ब्रिये क्या है? देखिए, ओवरी ने ओवा यहाँ रिलीज़ किया, देख सकते हैं आप डायग्राम में, ओवा रिलीज़ हुआ। ओवा जो रिलीज़ हुआ ये हमारी सिलोमिक कैविटी है। इस सिलोमिक कैविटी में जो है ओवा रिलीज़ हो जाता है एब्डोमिनल कैविटी में, ठीक है। तो ये रिलीज़ तो हो गया, अब इसको कैच करके इस ट्यूब में आना है। तो जो कैचिंग करने के लिए स्वीप करके जो है, ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं, इनका फंक्शन होता है कि ओवा को स्वीप आउट करके ओवरी के ऊपर उंगलियों की तरह काम करते हैं, उसको स्वीप करते हैं, उसको अपने तरफ अट्रैक्ट करते हैं और उसको पिक कर लेते हैं, क्योंकि उनको फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं। उसको ओवा को और वो साइड को जो कि ओवरी से रिलीज़ हुआ है एब्डोमिनल कैविटी में, उसको पिक करते हैं। और यहाँ पे एक ऑस्टिया ओपनिंग होती है, जैसे ये है फिम्ब्रिये, यहाँ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, बीच में एक ओपनिंग होती है ऑस्टिया, ठीक है। इस ऑस्टिया से होते हुए वो फेलोपियन ट्यूब में आते हैं और एम्प्यूरा रीजन में वेट करता है ओवा, ताकि स्पर्म यहाँ से आए और इसको फर्टिलाइज करें, ठीक है। तो आप जान गए कि फिम्ब्रिये का क्या फंक्शन है, जस्ट ओनली वन फंक्शन, टू पिक अप द ओवोसाइट जो कि एब्डोमिनल कैविटी में आया है, और उसको पिक करके एम्पुला तक पहुंचाना। एम्पुला तक पहुंचाने का काम नहीं होता, सिर्फ ओवोसाइट को पिक करना, क्योंकि फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है, ठीक है। अब फिम्ब्रिएटेड एंड टर्मिनल एंड्स बियर एपर्चर कॉल्ड एन एब्डोमिनल ऑस्टियम विच ओपन्स इनटू पेरिटोनियल कैविटी। ये एक लाइन है जो कि आपको पढ़ना ही चाहिए, क्योंकि जो फिम्ब्रिये है वो कहाँ पे एक्चुअली, उसके पास जो फिंगर लाइक एपर्चर से कहाँ है, वो ओपन, वो बियर करता है फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस इन द एब्डोमिनल कैविटी, जो कि एब्डोमिनल ऑस्टिया के थ्रू होके जो है पेरिटोनियल कैविटी से पिक करता है, और वो ऑस्टिया के थ्रू होके एम्पुला तक जाता है। सिंपल, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग जानेंगे इनफंडिबुलम के बारे में। इनफंडिबुलम क्या है? फिम्ब्रिये से होते हुए जो सबसे वाइडेस्ट पार्ट में जब जाएगा ओवा, तो वो पार्ट जो है फनल शेप्ड होती है, उसको कहते हैं, ये पार्ट जो होती है वो है इनफंडिबुलम, ठीक है, वो है इनफंडिबुलम। तो इनफंडिबुलम तक आपने जान लिया। ये पार्ट किसके क्लोज होती है? ओवरी के। दे कॉन्ट्रैक्ट क्लोज टू द ओवरी सरफेस ड्यूरिंग ओवुलेशन इन ऑर्डर टू गिव गाइड द फ्री एग। तो ओवुलेशन के टाइम ये ज़्यादा क्लोज हो जाती है ओवरी के, ताकि गाइड कर सके ओवोसाइट को और एम्पुला तक पहुंचा सके। इट कैचेज एंड चैनल्स द रिलीज्ड एग सिंपली। अब एम्पुला रीजन क्या है? यही एक सबसे ब्रॉडेस्ट पार्ट है ओविडक्ट का या फेलोपियन ट्यूब का, इसीलिए इस पार्ट को कहा जाता है साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, क्योंकि ये सबसे लार्जेस्ट वाइडेस्ट पार्ट है, और यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है, क्योंकि यहाँ पे स्पर्म रीच करता है और ओवा भी वहाँ वेट करता है स्पर्म का। सो साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन जो है एम्पुला हुआ। अब आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, जो कि है इस्थमस। अब इस्थमस क्या है? ये पार्ट है ओवरी का, ओवरी ने रिलीज़ किया ओवा किसको कौन पिक करता है? ओवा फिम्ब्रिये। फिम्ब्रिये कहाँ ले गया उसको? इनफंडिबुलम। इनफंडिबुलम से एम्पुला में आया, और जो ये नैरो पार्ट आप देख रहे हैं, दिस इज इस्थमस, ओके। सो द लास्ट पार्ट ऑफ द ओविडक्ट जॉइंस द यूट्रस, जो यूट्रस को जॉइन करता है उसको बोलते हैं इस्थमस। फर्टिलाइज्ड एग रीचेज इन इस्थमस एंड पास टू द यूट्रस फॉर इम्प्लांटेशन। तो यहाँ पे एक चीज़ और, इस्थमस में किस तरह का ओवा आएगा? क्या वो फर्टिलाइज्ड होगा या इनफर्टिलाइज्ड होगा, या यहाँ पे ओवा पहुँचेगा ही नहीं, यहाँ पे एक जाइगोट पहुँचेगा? तो एक चीज़ आपकी टर्मिनोलॉजी आप समझ लीजिए कि जब फर्टिलाइजेशन एम्पुला में हो गया, तो डेफिनेटली जो है इस्थमस में कभी भी ओवा नहीं पहुँचेगा, यहाँ पे जाइगोट पहुँचेगा, ठीक है। यहाँ पे डेवलपिंग एम्ब्रियो पहुँचेगा, यहाँ पे ओवा कभी नहीं पहुँचता। ओवा कहाँ तक रह जाता है? सिर्फ एम्पुला तक।
तो ये आप याद रखिएगा कि इस्थमस में क्या कभी ओवा पहुँचेगा? नहीं, यूट्रस में नहीं। ओवा कभी भी इस्थमस या यूट्रस तक नहीं पहुँचता क्योंकि उसका फर्टिलाइजेशन पहले ही हो जाता है एम्पुला रीजन में। अंडरस्टूड? अब आते हैं यूट्रस के बारे में, काफ़ी चीज़ें जानते हैं। यूट्रस का आपने देखा कि एक फनल इन्वर्टेड पियर शेप होता है, ये सिंगल होता है, ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि सिंगल है। अब रिमूवल ऑफ यूट्रस क्या कहते हैं? हिस्टेरेक्टोमी कहलाता है। अब पार्ट्स ऑफ यूट्रस में जैसा कि मैंने पहले भी डिस्कस कर दिया कि फंडस होता है अपर पार्ट, कॉर्पस होता है जो बॉडी कहते हैं, और जो नीचे वाला पार्ट है उसको सर्विक्स कहते हैं। अब आते हैं मेम्ब्रेन्स के बारे में, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है यूट्रस के लिए। मेम्ब्रेन्स कौन कौन सी पाई जाती हैं? पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम और एंडोमेट्रियम। ठीक है, जो सबसे आउटर मोस्ट है, कैसे आउटर मोस्ट है देखिए, ये जो आउटर मोस्ट है ये वो कहलाती है पेरीमेट्रियम। इसके बाद का जो पार्ट है वो है मायोमेट्रियम, और जो इंटरनल पार्ट है ये वाला उसको कहेंगे एंडोमेट्रियम। ठीक है, समझ गए? अभी बात करते हैं कि जो सबसे जो पेरीमेट्रियम वो किसका बना होता है? वो रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम का बना है। ठीक है, और जो मिडल लेयर है जो मायोमेट्रियम वो बहुत स्ट्रॉन्ग रोल प्ले करती है, क्योंकि ड्यूरिंग पार्चुरेशन में भी इसको हेल्प करना है, क्योंकि अगर ये स्ट्रॉन्ग हुई, ये स्मूथ मसल्स की बनी होती है, ये वॉलंटरी कंट्रोल में नहीं होती, ये इनवॉलंटरी कंट्रोल होता है इसका। हमारा नर्वस सिस्टम इसको कंट्रोल करता है, लेकिन इसको हम लोग, हमारा विल नहीं कंट्रोल कर सकता। ठीक है, और जो है स्मूथ मसल्स की बनी होती है, और ये पार्चुरेशन में हेल्प करती है, मीन्स डिलीवरी के टाइम बेबी के बर्थ में हेल्प करती है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग, और इवन क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग मसल्स हैं तो बेबी को कैरी करने में 9 मंथ्स तो भी ये हेल्प करती है यूट्रस की। अब आते हैं एंडोमेट्रियम के बारे में, जो कि डिटेल में मैं पढ़ाना चाहूँगी। ये इनर मोस्ट लेयर होती है और ग्लैंडुलर होती है, क्योंकि ग्लैंड सेल्स प्रेजेंट होते हैं इसमें। इसके 2 लेयर्स हैं, चलिए उसके बारे में जानते हैं, जो कि स्ट्रक्चर के बारे में। अगर आप एक सेक्शन देखें यूट्रस का, सेक्शन देखें तो यूट्रस का, तो आप उसमें देख सकते हैं कि ये जो एंडोमेट्रियम है यहाँ तक, ये एंडोमेट्रियम 2 लेयर्स में बटी होती है। एक जो है स्ट्रेटम फंक्शनैलिस, और ये जो है इनर वन जो है ये है स्ट्रेटम बेसिलिस। ठीक है, सॉरी, ये है बेसिलिस, ये है फंक्शनैलिस। बेसिलिस जो है बेस फॉर्म करती है किसके लिए? ताकि स्ट्रेटम फंक्शनैलिस डेवलप करे ऊपर। और स्ट्रेटम फंक्शनैलिस के अंदर क्या होता है? इसके अंदर कुछ स्पाइरल आर्टरीज प्रेजेंट होती हैं। ये स्पाइरल आर्टरीज आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये स्पाइरल आर्टरीज होती हैं। ठीक है, और ये रेडियल आर्टरीज जो हैं बेसिलिस में प्रेजेंट होती हैं। अब ये क्यों दोनों लेयर्स के बारे में डिस्कस किया जा रहा है? क्योंकि एवरी मंथ ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल फ्लो एंडोमेट्रियम शेड ऑफ होता है, क्योंकि यही जो है मेंस्ट्रुअल फ्लो ब्लड फॉर्म करता है। ठीक है, लेकिन स्पेसिफिकली स्ट्रेटम फंक्शनैलिस ही है जो कि शेड ऑफ होता है, स्ट्रेटम बेसिलिस शेड ऑफ नहीं होता, वो अपनी जगह पे ही रहता है, वो फिर से रिपेयर होता है और एक बेस प्रोवाइड करता है ताकि स्ट्रेटम फंक्शनैलिस अगेन बन पाए नेक्स्ट मंथ के लिए। इन एब्सेंस ऑफ प्रेगनेंसी, अगर प्रेगनेंसी नहीं होती तभी जो स्ट्रेटम फंक्शनैलिस है शेड ऑफ होगी। अगर इन केस प्रेगनेंसी हुई और जाइगोट और ब्लास्टोसिस्ट आके इम्प्लांट हुआ यूट्रस में, इन दैट केस ये जो लेयर है ये सपोर्ट प्रोवाइड करेगी इस यूट्रस को और कवर करके इसको इंटरनली इम्प्लांट करेगी, ताकि फीटस जो है, इवन जो एम्ब्रियो है, वो मदर के बॉडी से अटैच हो पाए, और फिर वो धीरे धीरे एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स फॉर्म करेगा, बेबी फॉर्म करेगा, और वो डेवलपमेंट होता चला जाएगा। तो यही इसका एक पर्पस है। अंडरस्टूड? चलिए अब बात करते हैं वजाइना के बारे में। वजाइना जो है नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम का बना होता है। ठीक है, इसके नीचे जो है लैमिना प्रोप्रिया जो है कनेक्टिव टिश्यू पाई जाती है। ठीक है, और ये जो है कनेक्टिविटी का काम करती है। कनेक्टिव टिश्यू है लैमिना प्रोप्रिया जो एक बेस प्रोवाइड करता है एपिथेलियम को अटैच करने के लिए, ताकि ब्लड सप्लाई वगैरह प्रॉपर बनी रहे उस लेयर में वजाइना तक। और ये स्मूथ मसल्स की बनी होती है। ठीक है, और इसको एक और नाम दिया गया है कॉप्युलेटरी कैनाल, क्योंकि ये कोइटस के ड्यूरिंग द कोइटस और ड्यूरिंग द सेक्सुअल इंटरकोर्स हेल्प करती है। ठीक है, अब आते हैं स्पर्म डिपोजिशन के बारे में, जिसको कहा जाता है इंसेमिनेशन। वो कहाँ होता है? क्योंकि स्पर्म्स तो हैं, एम्पुला तक जाना है, लेकिन स्पर्म्स जो है कहाँ तक डिपॉजिटेड रहते हैं? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से जब स्पर्म्स रिलीज होते हैं वो कहाँ पहुँचते हैं? वो पहुँचते हैं वजाइना में। तो इसीलिए स्पर्म का डिपोजिशन कहाँ होता है?
वजाइना में, तो इंसेमिनेशन अकर्स इन वजाइना। नाउ वजाइना जो है ओपनिंग वो कवर होती है एक थिन मेम्ब्रेन से जिसको कहा जाता है हाइमन, ठीक है। ये हाइमन जो है इट इज़ नॉट द साइन फॉर वर्जिनिटी, ओके। अब आते हैं कि एसिडिक पीएच, इसका जो पीएच है वो है कैसा, एसिडिक। और रियुगे जो है कुछ फोल्ड्स देखे जाते हैं वजाइना में, उनको कहा जाता है रियुगे, ठीक है। अब आते हैं सर्विक्स के बारे में। सर्विक्स के बारे में एक चीज़ मैं बहुत इंटरेस्टिंग बताना चाहूँगी। जब यूट्रस में बेबी इम्प्लांट हुआ, ठीक है, तो ड्यूरिंग द आफ्टर प्रेगनेंसी, जैसी प्रेगनेंसी हुई उस टाइम सर्विक्स का एक पार्ट है जो कि जो है वो म्यूकस सिक्रीट करता है और यहाँ का सर्विक्स का म्यूकस प्लग फॉर्म करता है। अब इस म्यूकस प्लग का फॉर्मेशन तो हो गया, पर ये इसका क्या फ़ायदा क्या है। मान लीजिए रिपोर्ट में आप देख सकते हैं बेबी है और ये प्लग फॉर्म हुआ, ये प्लग यहाँ फॉर्म हो गया, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, collection of mucus that forms in the cervical canal in early pregnancy, it prevents bacteria or infection from entering in the uterus and reaching your baby, ठीक है। समझ में आ गया कि इन्फेक्शन ना हो पाए। इवन स्पर्म्स की एंट्री भी वो ब्लॉक कर देता है ताकि कोई और जो है स्पर्म एंटर ना कर सके, एक बैरियर फॉर्म करता है। और सर्विक्स जो है प्रिपेयर होता है लेबर के लिए, क्योंकि जब अर्ली प्रेगनेंसी रहती है तो उसको होल्ड करना है बेबी को, तो म्यूकस प्लग फॉर्म कर लेता है, लेकिन जब लेबर का टाइम नज़दीक आता है तो वो म्यूकस प्लग लूज होने लगता है। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। अब आते हैं वुल्वा के बारे में, जो कि एक्सटर्नल जेनेटिलिया के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं हम लोग कुछ स्ट्रक्चर्स पढ़ने हैं। पहले तो ये देख लीजिए कि जो है वुल्वा किस चीज़ से फॉर्म होके बना है। सबसे पहले वजाइना, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड वेस्टिब्यूल एंड लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा विच इज़ ऑल्सो नोन एज आउटर लिप, इनर लिप, क्लिटोरिस एंड बैर्थोलिन ग्लैंड, ठीक है। अब ये देख लेते हैं कि ये सब प्रेजेंट कहाँ होते हैं। ये देखिए इसमें जो है मॉन्स प्यूबिस ये है जो फैटी टिश्यू फॉर्म करता है। ये पार्ट जो है वो क्लिटोरिस है, ठीक है। और ये वेस्टिब्यूल है, और जो है यहाँ पे जो है लेबिया मेजोरा, लेबियो माइनोरा के बारे में आपको पढ़ना है। ये है लेबिया मेजोरा और ये है लेबिया माइनोरा, इंटरनल लिप, ये आउटर लिप, ये इनर लिप, ठीक है। और ये जो ओपनिंग है वेजाइनल ओरिफिस या वेजाइनल ओपनिंग आप कह सकते हैं, और ये है हाइमेनल रिंग यहाँ पे। और ये जो दोनों साइड में आप देख सकते हैं ये है बैर्थोलिन ग्लैंड जो कि लिब्रिकेशन में हेल्प करता है, ओके। अंडरस्टूड? होप यू ऑल अंडरस्टूड द स्लाइड। थैंक यू फॉर नाउ। थैंक यू स्टूडेंट्स। Please do like, share and subscribe my channel.